हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक यूपीएससी का ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग वे। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से लेके 78। क्या होता है इस आर्टिकल्स में, क्या बताया गया? दीज आर्टिकल्स फॉल अंडर पार्ट 5th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे डील विद द यूनियन दैट इज़ एग्जीक्यूटिव। बेसिकली ये बताता है कि सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव पावर कैसे काम करती है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है हमारी, वो कैसे काम करती है। ठीक है, देयर वर्क। यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है? पहली बात तो ये पता होना चाहिए ये क्या होते हैं। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर कौन कौन होते हैं? इसका सिंपल है, इसके यूनियन एग्जीक्यूटिव मेंबर कौन होते हैं? सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, देन वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर, एंड द फोर्थ वन इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये लोग मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है, ये सारे लोग मिलकर कौन चलाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ही इज़ द हेड ऑफ द सिटीजन और ही इज़ द टॉप मोस्ट व्हाट यू कॉल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। सो प्रेसिडेंट इज़ द टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल तो क्या होता है? टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है। तो ही इज़ द टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। सो ये सारे प्रेसिडेंट के बारे में हो गए। इसका सिंबॉलिक रोल क्या है? वो यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडरी के सिंबल होते हैं। लिटरली अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर नेशन। तो वो क्या है? एक फिगर है जो एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर हम इसका एक क्विक रैप अप करेंगे तो हम पढ़ेंगे इसमें कि आर्टिकल 52 से लेके 78 एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन करता है? कि प्रेसिडेंट की पोजीशंस, पावर, फंक्शन एंड हाउ द यूनियन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। सो एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट्स मेक श्योर दिस टॉपिक इज सुपर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स अच्छे से होने चाहिए। थैंक यू। आगे हम पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसका। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये यूपीएससी में पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोगों के वोट से चूज़ नहीं किया जाता, मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है हमारा प्रेसिडेंट। डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब क्या है यहाँ पे? कि डायरेक्टली पीपल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं उसमें, उसके इलेक्शंस के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। उनके इलेक्शन करते कौन कराता है? इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। सो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? इसमें 3 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप कौन सा होता है? पहला होता है इसमें आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो होते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर। दूसरा होते हैं आपके इलेक्शन मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अलग अलग स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और तीसरा होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तीसरा होता है दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तो होते हैं ग्रुप्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नॉमिनेशन कैसे होता है इनका। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्लियामेंट, स्टेट एंड असेंबली के वोट नहीं कर सकते।
देखिए, तो पार्लियामेंट में कुछ राज्यसभा में या लोकसभा में क्या होता है, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, तो वो लोग इसमें प्रोसेस में वोट नहीं कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे एमएलसीज होते हैं भी वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को के लोग भी वोट नहीं कर सकते हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो भी वोट नहीं कर सकते हैं। अगर स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो मेंबर वोट नहीं कर सकते। अगर सपोज अगर कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो वो मेंबर भी वोट नहीं कर सकते। तो कौन कौन वोट नहीं कर सकते हैं? तो 3 लोग वोट नहीं कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग, ठीक है। और तीसरा, अगर कोई स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो वो लोग भी नहीं कर सकते हैं वोट। पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्मिटी एंड पैरिटी क्या होता है इसमें, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि डिफरेंट स्टेट के बीच में रिप्रेजेंटेशन फेयर हो, स्टेट और यूनियन के बीच बैलेंस हो, और इसलिए एमएलए के वोट और एमपी के वोट को अलग अलग वैल्यू दी जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वैल्यू ऑफ वोट क्या क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे। सो वैल्यू ऑफ वोट एंड एमएलए का वैल्यू का वोट क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जितने भी पॉपुलेशन है स्टेट की, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर हैं उनका इंटू 1/1000। तो ये किसका वोट हो गया आपका, ये एक हो गया आपका एक एमएलए का वोट, ठीक है। तो एक एमएलए का वोट क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, पूरा ऊपर कितने पॉपुलेशन है स्टेट की, और उस स्टेट से कितने लोग इलेक्ट हुए हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको डिवाइड करके इंटू 1000, डिवाइड बाय 1000, ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ अ वोट ऑफ एन एमएलए। सेकेंड, सो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी का वोट कितना होता है, ये तो एमएलए का हो गया, और एमपी का वोट क्या होता है, एमपी का वोट क्या होता है, एमपी के वोट का वैल्यू का फॉर्मूला बट बहुत सिंपल है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमपी इज इक्वल्स टू टोटल एमएलए ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट डिवाइड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज। तो इसमें कुछ नहीं है, एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या है वैल्यू, उसके वोट का टोटल एमएलए वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट। तो सारे स्टेट्स के एमएलए का वोट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज। तो टोटल कितने मेंबर्स इलेक्टेड हुए हैं एज एन एमपी, ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ एन वोट ऑफ एन एमपी। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल एमएलए इन ऑल द स्टेट्स। सारे स्टेट्स के एमएलए का वैल्यू टोटल कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। टॉपिक में बताया गया है कि हाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। लेट्स ब्रेक इट डाउन सिंपल सो it become crystal clear for you people. So what happened is that system used single transferable vote. So your question is what is single transferable vote? ये आपके बीच में क्वेश्चन आना चाहिए। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, इसमें एक मिनट इसको सही कर देता हूँ। शिट। सो STV यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो हम इसको STV बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ STV सिस्टम से होता है, यानी सीक्रेट बैलेट के थ्रू। इसमें इसका एम है कि कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिले, यानी हाफ से ज़्यादा इसका वैलिड वोट होना चाहिए कैंडिडेट के पास। तो ये कैसे होता है, इलेक्शन इलेक्टोरल कोटा। सो इसमें कैसे हो जाता है प्रोसेस, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं होता, कैंडिडेट को जीतने के लिए फिक्स कोटा चाहिए होता है, ठीक है। फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इलेक्टोरल कोटा का फॉर्मूला है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड
डिवाइडेड बाई 1 + 1 2 और +1। इसका मतलब क्या है? बिकॉज ओनली वन कैंडिडेट हैज़ टू बी इलेक्टेड। देखो केवल एक कैंडिडेट इलेक्ट हो रहा है, वन कैंडिडेट हैज़ टू बी इलेक्टेड। तो इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग? सिंपल वर्ड्स में बोले तो टोटल वैलिड वोट्स के 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसके बाद एक में ऐड करते हैं। इसका क्यों करते हैं सब पढ़ेंगे। देखिए बैलेट पेपर में क्या होता है, जो एक बैलेट पेपर है उसमें हम एक बोलेंगे कि मार्क योर प्रेफरेंस। लोग उसे बोलेंगे मार्क योर प्रेफरेंस। कौन लोग होंगे? वो एमएलए और एमपी, जो मैंने बताया था, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, बट उसमें उन्हें मल्टीपल प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। सपोज करो, इसको समझाने का थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सपोज करो आपके पास ये कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी है, कैंडिडेट सी है, कैंडिडेट डी है, ठीक है। अब ए बी सी डी, यहाँ पे सारे एमएलएज हैं, एमपी हैं, एमएलएज हैं, ठीक है, एमपी एमएलएज। तो इनके पास क्या होगा, वोट के लिए इनके पास, और यूनियन टेरेटरी के मेंबर्स हैं या फिर कोई भी, तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस का ये मान लेते हैं, सेकंड प्रेफरेंस का ये है, ठीक है, और थर्ड प्रेफरेंस इनका ये है, या फोर्थ प्रेफरेंस इनका ये है। तो सिमिलरली इसका फर्स्ट प्रेफरेंस मान लेते हैं ये है, इनका फर्स्ट प्रेफरेंस ये है। तो ऐसे इनकी प्रेफरेंस दे दी जाएंगी इनको सभी लोगों को, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इनको प्रेफरेंस दे दिया। अब इनकी काउंटिंग प्रोसेस कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला क्या होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट गिने जाते हैं। सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट काउंट होंगे। सपोज करो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट कितने हुए हैं, या फिर ये काउंट होंगे, इसका भी कोई ना कोई फर्स्ट हुआ है, इसका भी कोई ना कोई किसी ने फर्स्ट करा होगा। देखिए अलग अलग लोगों ने, हो सकता है किनका फर्स्ट प्रेफरेंस ये हो, किनका फर्स्ट, ऐसे बहुत सारे लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका हम ये लोग क्या करेंगे, इनका काउंट करेंगे। इनको काउंट करने के बाद अगर कोई कैंडिडेट कोटा क्रॉस कर दे तो ही विन्स इमीडिएटली, तो वो इमीडिएटली विन कर जाएगा। सपोज करो इनको फर्स्ट प्रेफरेंस 100 लोग हैं, 100 में से 50 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दे दिया, ए को, कैंडिडेट ए को, तो ये डायरेक्टली फर्स्ट काउंट में ही जीत गए। सपोज करो 50 से कम इनको मिले हैं, या फिर किसी को भी मिले हैं 50 से कम ही मिले हैं, कोई भी मैक्सिमम कोटा नहीं वो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा ये हम पढ़ेंगे। तो उस केस में सिंपल सा बात क्या होगा, फिर ट्रांसफ़र ऑफ वोट होगा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ वोट में क्या होगा, अगर कोई कोटा नहीं हो पाता है तो जिस कैंडिडेट के लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस वोट होते हैं उसके वोट कैंसिल कर दिए जाते हैं, उसके सेकंड प्रेफरेंस वोट को बाकी कैंडिडेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देखिए जो जो कैंडिडेट सबसे लीस्ट है, सपोज करो ए बी सी डी 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है, इनके पास सबसे कम आए हैं, तो इनके जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले हैं उनको कैंसिल कर देंगे, और इनके सेकंड प्रेफरेंस वाले जो हैं वो वोट, देखो सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे होगा सेकंड प्रेफरेंस, तो उनको भी काउंट करने लग जाएंगे। सपोज सेकंड प्रेफरेंस इनमें, तो ये इसमें फर्स्ट आ जाएगा इसके, इसमें पहले से ही फर्स्ट होंगे, I1 होंगे, कुछ ना कुछ पहले से वाला जो प्रेफरेंस होंगे, इसका भी इसको भी इसका भी काउंट कर जाएंगे, तो उसके बाद I1 + I हो जाएगा। तो ऐसे करके दूसरा प्रेफरेंस उसको हम लोग ये लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है। जब कोई कैंडिडेट कोटा अचीव कर लेता है तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, वो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया, तो वो बंदा जीत गया। डिस्प्यूट्स, अब इसमें क्या डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। डिस्प्यूट्स के इसमें क्या होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ऑल डिस्प्यूट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो जो भी प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, इलेक्शन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट होते हैं वो कौन संभालता है, सुप्रीम कोर्ट। तो उनका डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इलेक्शन को चैलेंज इस एजेंट से नहीं कर सकते कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था या एग्जाम्पल कुछ सीट वैकेंट था, ऐसे नहीं कर सकते। इफ़ इलेक्शन इज़ डिक्लेयर्ड वाइड, सपोज कर इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया वाइड, तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर कर दे तो भी उस प्रेसिडेंट के डिसीजन उस स्टेट तक वैलिड रहते हैं, दे आर नॉट कैंसल्ड, तो दिस इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट।
सपोज करो आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 3 मंथ सुप्रीम कोर्ट उनके इलेक्शन को वैलिड वाइड कर दे, यानी नहीं माने, तो उस केस में जो भी डिसीजन उन्होंने 6 महीने तक लिए वो डिसीजन को क्या बोला जाएगा, वैलिड बोला जाएगा, उनको माना जाएगा, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये इंश्योर करता है कॉन्टीन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो इसी टॉपिक है, उनके क्वालिफिकेशन और कंडीशन। सो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब क्वालिफिकेशन के बाद होने चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनको 35 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, 35 ईयर्स, उससे ऊपर के लोग हैं तभी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 35 साल से ऊपर। कंपेयर करें तो राज्यसभा के लोकसभा का कितना है, 25 साल तक है, 25 ईयर्स तक। और राज्यसभा के लिए अगर आप मेंबर बनना चाहते हो 30 ईयर्स के लिए है, और प्रेसिडेंट के लिए आपको 35 ईयर के लिए करना पड़ेगा। याद रखना है इस चीज़ को। मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के लिए। यहाँ पे आ गया आपका एज, यहाँ पे आ गया एज, ठीक है। तो लोकसभा के लिए कितना है, 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल और प्रेसिडेंट के लिए 5 साल। तो ऐसे याद कर लो आप। अब उसके क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब थर्ड क्या है उसका, वो एक मेंबर होना चाहिए लोकसभा के, ठीक है। उसके बाद नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं बैठना होना चाहिए, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी भी उनको नहीं बैठना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सिंपली वर्ड्स है कि ऐसे पोस्ट जहां आपको सैलरी, अलाउंस, पक्ष या फाइनेंशियल बेनिफिट गवर्नमेंट से मिलते हो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं अलाउड है, ताकि प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट रहे, गवर्नमेंट पर डायरेक्टली फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो, तो इसलिए ये सब उसके नहीं होने चाहिए। एक्सेप्शन के पेस में कुछ स्पेशल एक्सेप्शन है, वो कौन कौन से एक्सेप्शन है वो हम पढ़ेंगे। जैसे अगर कोई ऑलरेडी प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या गवर्नर ऑफ एनी स्टेट्स हो या फिर यूनियन मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर है तो उनके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जा सकता है फॉर दिस पर्पस, ठीक है। इसका मतलब ये लोग रिजाइन किए बिना भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कैंडिडेट बन सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बनने के लिए अगर कोई सपोज करो प्रेसिडेंट हो पहले से ही, या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, या फिर गवर्नर ऑफ एनी स्टेट्स हो, तो या फिर यूनियन मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर हो, तो ये लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बिना रिजाइन करे लड़ सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो नॉमिनेशन प्रोसेस कैसा होता है ये हम पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सब सिर्फ जो है वो सीरियस कैंडिडेट आए, इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। क्या क्या है, पर्पस, प्रॉस्परस एंड सेकेंडर्स। इसका मतलब है हर कैंडिडेट को नॉमिनेशन पर कम से कम 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स होने चाहिए और कम से कम 50 इलेक्टर एज ए सेकेंडर्स होने चाहिए। समझ में आया क्या इसका मतलब यह है कि कम से कम 50 लोग ऐसे होने चाहिए। प्रॉस्परस और सेकेंडर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो लोग जो इनके सपोर्ट में होंगे, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम 50-50 होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ था कि ये यहाँ इलेक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कॉलेज के मेंबर्स एमपी एमएलए जो वोट करते हैं ये लोग, ठीक है। पहले 1997 से पहले क्या था, केवल 10-10 प्रॉस्परस और सेकेंडर्स के रूल था, लेकिन तो फिर क्या हुआ, उसको हटा दिया गया 1997 पे, 50-50 कर दिया गया, ताकि जो रैंडम और टाइम पास कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट ना कर पाए। सिर्फ वो लोग ही नॉमिनेट हो जिनका अच्छा पॉलिटिकल सपोर्ट हो। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए इनको 15,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अगर कैंडिडेट टोटल वैलिड वोट का 1/6 भी नहीं ले पाता, तो सपोज अगर टोटल का 1/6 भी नहीं ले पाया कैंडिडेट, तो वो 15,000 रुपये हैं वो वापस नहीं होंगे। और लेकिन 1997 से पहले केवल 2,500 रुपये था, बाद में इसको 15,000 कर दिया गया, ठीक है। ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें कुछ नहीं होता है क्या कि प्रेसिडेंट जब ऑफिशियली ऑफिस संभालते हैं तो उससे पहले उनको ओथ
या फिर शपथ या अफर्मेशन लेना ज़रूरी है, ये वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेते हैं या उनके एब्सेंस में सुपर सीनियर मोस्ट जज हैं उनके साथ लेते हैं, वही दिलाते हैं। तो क्या होता है इनका पहला पॉइंट है टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, मतलब मैं अपने ऑफिस की ड्यूटीज़ ईमानदारी से लॉयल्टी के साथ परफॉर्म करूँगा। सेकंड, कोई पर्सनल इंटरेस्ट बायस या मिसयूज़ नहीं करूँगा। थर्ड है आपका इसका मतलब पहले का मतलब यही है। सेकंड है टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये बोल रहे हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जिसमें ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ रखना, उसके प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करना, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए तो उसको डिफेंड करना। तो ये सब ये प्रेसिडेंट बोलते हैं कि इसका ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। थर्ड है टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो थर्ड में ये बोल रहे हैं कि वो अपना काम पब्लिक वेलफेयर के लिए करेंगे, पीपल ऑफ इंडिया के ओवरऑल वेलबींग के प्रोसेस के लिए करेंगे, पीपल के वेलबींग की पीपल ऑफ इंडिया के वेलबींग के लिए प्रोसेस करेंगे। यानी पोस्ट सिर्फ पावर का नहीं है, सर्विस का पोस्ट है, ये बताया गया है। अब इस टेबल में हमें बताया है कौन कौन से प्रेसिडेंट हमारे रहे थे 1952 से लेकर 2017 तक। देखिए पहले प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 1952 में, फिर अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, फिर 99.935 उन्होंने सिक्योर करा था वोट। तो फिर उसके बाद अभी टोटल 2025 में 16 हो गए। अभी हमारे 16 यहाँ पे है द्रौपदी मुर्मू, तो 16 यहाँ पे है नहीं है, ओल्ड बुक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले हमारे तो राजेंद्र प्रसाद जी बने, उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन बने, उसके बाद डॉक्टर ज़कीर हुसैन बने, उसके बाद वी गिरी, फिर फरुद्दीन अली अहमद, फिर एन संजीवा रेड्डी 1997 पे, फिर ज्ञानी जेल सिंह, उसके बाद फिर आर वेंकट रमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायण 1997 में, फिर अब्दुल कलाम जी बने, फिर प्रतिभा पाटिल जी बनी, फिर प्रणब मुखर्जी 2012 में, और 2017 में रामनाथ कोविंद, और 2016 अभी 25 में कौन है हमारी प्रेसिडेंट कौन है अभी राष्ट्रपति मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू।